संतोष सर के साथ और मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। और हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी हिंदी प्रेमियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसे कभी भी अपने से अलग मत रखिएगा। अन्य भाषाओं को आप जानते रहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी को आप मत भूलिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अव्यय। हम आज सभी लोग इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अव्यय होता क्या है, यह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में और इसमें क्या क्या फैक्ट हैं, ये सभी बातें आपको आज मिलेगी। आइए देखते हैं अव्यय का मतलब क्या होता है। ठीक, तो अव्यय दो शब्दों से मिलकर के बना, एक अ और एक व्यय। अ और व्यय। अ का मतलब होता है नहीं, व्यय का मतलब होता है खर्च होना। यानी कि जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे यही चीज है, अगर इसको हम खर्च नहीं करेंगे, तो यह अपनी ही स्थिति में बना रहेगा। अगर हम इसे खर्च करने का मतलब यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और देखिएगा ठीक उसी प्रकार से अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और अव्यय को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसे हम कहते क्या हैं, अविकारी। अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द को अविकारी भी कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अविकारी शब्द होते हैं वे क्या होते हैं। अविकारी का मतलब ही हो गया, अ का मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको कि राम और श्याम घूम रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर घूमना क्या हो गई, क्रिया हो गई। यहाँ पर राम और श्याम संज्ञा है, लेकिन आप एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर जो और शब्द है वह ना तो राम की वजह से परिवर्तित होगा, ना तो श्याम की वजह से परिवर्तित होगा, और ना ही इस क्रिया के द्वारा इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यानी कि किसी भी स्थिति में यह और जो है क्या है, स्थिर है, यानी अपने पहले ही रूप में हमेशा रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अव्यय या अविकारी वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दोne को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अव्यय के भेद के बारे में। अव्यय के भेद के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अव्यय के भेद। अव्यय समझ में आ गया होगा, ऐसा शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम कहते हैं अव्यय। अब हम बात करेंगे अव्यय के भेद की। तो अव्यय के चार भेद होते हैं। पहला होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे की बात करते हैं, जो दूसरा भेद है आपका, उसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। ये भेद कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद अगला आता है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा जो है वह होता है आपका संबंध बोध को लिखिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय,
संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये भेद आपके चार है सामने आपके। तो देखिएगा ये नाम जो है दिए हुए हैं आपको आपके सामने अव्यय के भेद के रूप में। अब हम इस नाम से ही इसके परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद हम बिना परिभाषा के ही क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्रिया विशेषण देखिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। देखिए विशेषण आप जानते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है जिन शब्दों के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात है तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाला, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला जो अव्यय होता है, जो शब्द होता है, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। या हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय का जो प्रयोग होता है वह क्रिया के ठीक पहले होता है। मैंने लिख दिया कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो आप देख रहे हैं दौड़ना क्रिया हो गई, वह संज्ञा है, लेकिन दौड़ता है की विशेषता है कि वह तेज दौड़ रहा है। करना कुछ नहीं, आपको क्रिया से पहले अगर कोई ऐसा शब्द है जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे शब्द जो क्रिया के पहले उपस्थित होकर के क्रिया की विशेषता के बारे में बात करते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। इसके बाद संबंध बोधक अव्यय की बात करते हैं। संबंध बोधक अव्यय, संबंध का मतलब जब दो पदों में संबंध का बोध कराता है जो शब्द, उसे ही हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब हुआ ऐसे अव्यय शब्द जो समुच्चय का बोध कराते हैं। और समुच्चय का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पर समुच्चय का मतलब है समूह का बोध कराते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय देखिएगा, जहां पर आश्चर्य या कह दे शोक या कह दे हर्ष इत्यादि का बोध होता है जिन शब्दों के द्वारा, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए अब हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं और उससे क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम्पल के साथ साथ हम आगे चलते हैं। तो पहली हेडिंग हम लोगों की होगी, पहली हेडिंग होगी क्रिया विशेषण अव्यय। इसके जो फैक्ट होते हैं, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, इसके भेद कितने हैं, इन सारे बातों को हम क्रम वाइज देखते हैं। देखिएगा क्रिया विशेषण अव्यय आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। इसमें पहले पॉइंट पर आप देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग जो होता है क्रिया से पहले होता है, क्रिया से पहले इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि क्रिया से पहले अगर कोई शब्द है जो उस क्रिया की विशेषता बतला रहा है, क्रिया विशेषण तो होगा और साथ में वह क्या होगा, अव्यय भी होगा। अव्यय वह तभी होगा जब उसमें लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा या कारक के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी हम कह सकते हैं कि यह क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। और देखिएगा क्रिया विशेषण के भेद की बात करते हैं। क्रिया विशेषण के भेद की बात करते हैं तो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वे चार होते हैं। एक होता है स्थान बोधक, स्थान बोधक, दूसरा होता है काल बोधक, दूसरा होता है काल बोधक, और तीसरा आपका होता है परिमाण बोधक, तीसरा होता है आपका परिमाण बोधक, और चौथा जो आपका होता है वह रीति बोधक होता है, रीति बोधक, रीति बोधक।
क्रिया विशेषण जो अव्यय होते हैं इनके 4 भेद होते हैं। पहला भेद का नाम स्थान बोधक, दूसरे का काल बोधक, तीसरा परिमाण बोधक, चौथा जो है रीति बोधक कहा जाता है। आइए हम देखते हैं स्थान बोधक क्या होता है। यानी कि स्थान की विशेषता बतलाई जाए, क्रिया जिस स्थान पे हो रही है उस स्थान की अगर विशेषता बताई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थान बोधक कहेंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ वहां, यहाँ वहां, भीतर बाहर, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, हमेशा क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। ठीक, मैं लिखूं कि वह यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वह यहाँ आ रहा है क्रिया है, यहाँ आ रहा है यानी यहाँ क्या है, विशेषता है, स्थान को बोधित करता है। तो यहाँ पर यहाँ वहाँ भीतर बाहर सब क्या हो जाएंगे, स्थान बोधक हो जाएंगे। इसके बाद काल बोधक की बात करें, काल बोधक का मतलब समय को इंगित करता है, क्रिया किस समय की गई है इसके बारे में बात करता है ये। और इसके उदाहरण अगर हम देखें तो आजकल, जैसे देखिएगा आजकल, आजकल, परसों, दिन भर। ठीक, बहुत सारे उदाहरण हैं, इतना सही आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूं, और भी हैं इसमें। जैसे देखिएगा मैं लिख दूं प्रतिदिन, प्रतिदिन या प्रत्येक दिन कर दूं, हर बार, कई बार, ये सब क्या हो जाएंगे आपका काल बोधक। और देखिए परिमाण बोधक में क्या होता है, तो क्रिया की परिमाण बता रहा है। मैं बोलूं कि वह बहुत खा रहा है, बहुत खा रहा है, ये बहुत क्या है, परिमाण है। मैं तो इसमें हो सकता है कि बहुत, थोड़ा, किंचित, किंचित। ठीक है, इसमें और भी सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इतना, उतना, इतना, उतना, ये सभी जो एग्जाम्पल है भाई वो किसके हैं, परिमाण बोधक के। और रीति बोधक में क्या होता है, रीति बोधक होता क्या है, यानी कि जब जिस ढंग से क्रिया हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, रीति बोधक। और इसके अंतर्गत देखिए क्या आते हैं, ऐसे, वैसे, जैसे, ऐसे, वैसे, जैसे। ठीक ना, इसमें आपका इसलिए भी आएगा। ठीक ना, इतनी चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक, और देखिएगा इसी में देखो मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे देखो मानो। ठीक, ये जो सारे शब्द हैं इन सबको आपको याद रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं, एक बार फिर से इसको देख लें। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय वह होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है या क्रिया से पहले प्रयोग में किया जाता है इसका। और क्रिया विशेषण के भेद की अगर बात करता हूं मैं तो इसके 4 भेद होते हैं। एक होता है स्थान बोधक, जिसके अंतर्गत यहाँ वहां भीतर, यानी कि क्रिया जिस स्थान पर हो रही है उसे हम स्थान बोधक अव्यय कहेंगे। और क्रिया जिस समय में हो रही है काल बोधक हो गया। और क्रिया की मात्रा क्या है वह परिमाण बोधक हो गया। मैं बोल दिया कि वह बहुत वह बहुत खाना खाता है या वह बहुत खा रहा है, तो बहुत क्या हुआ, भोजन की मात्रा हुई। जब मात्रा की बात आती है, क्रिया करने की मात्रा की बात आती है, तो वहां पर क्या होगा, परिमाण बोधक अव्यय होगा। और इसके बाद रीति बोधक अव्यय का मतलब जो कार्य करने का जो ढंग है उसी को हम क्या कहते हैं, रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं संबंध बोधक अव्यय। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के बारे में बात करेंगे हम लोग। संबंध बोधक अव्यय, दूसरा जो भेद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक
अव्यय। देखिएगा बहुत सिंपल सी परिभाषा है इसकी, परिभाषा तो मत जाइएगा, बात को समझिएगा। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? ऐसा अव्यय जो दो पदों में संबंध दिखाता है या दो शब्दों में संबंध दिखाता है। और वो शब्द क्या होते हैं? इससे पहले पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो संबंध बोधक होता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। संज्ञा और सर्वनाम, देखिएगा संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का कार्य जो अव्यय करता है उसी को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। बहुत सारी बातें आएंगी इसके साथ साथ, देखिएगा। और देखिएगा इसके दूसरे पॉइंट पे आप लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय 14 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। 14 प्रकार के होते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, 14 प्रकार होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। और देखिएगा कुछ एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देखिएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं। हेतु लिए कारण, हेतु लिए कारण, निमित्त, निमित्त, भर, तक, बिना, भर, तक, बिना, वास्ते, एवज, ये सभी शब्द जो होते हैं संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत होते हैं। और भी सारे शब्द हैं जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखिएगा एक बार और समझ इसको। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो संज्ञा के बाद प्रयुक्त होकर के अन्य पदों के साथ संबंध को स्थापित करते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करता है। ये जो संबंध बोधक अव्यय है वह संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करता है। और संबंध बोधक अव्यय के प्रकार की बात करता है तो वह सभी प्रकार कितने होंगे आपके? हमेशा 14 प्रकार होंगे। 14 प्रकार कौन कौन से? ये कभी नहीं पूछा, ठीक। और इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं उसको आप देख सकते हैं। ये सब याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी वाक्य में दो संज्ञाओं के बीच में या एक संज्ञा सर्वनाम के बीच में जो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वही क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। बस इतनी सी बात आप याद रखो कि संज्ञा सर्वनाम के मध्य या दो संज्ञाओं को जोड़ने के मध्य या दो सर्वनामों के मध्य दो पदों को जोड़ने का जो कार्य करता है अव्यय वही क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। अब हम लोग चलते हैं अगला जो भेद है उसके बारे में बात करते हैं। और अगला भेद जो है वो आपका है समुच्चय बोधक अव्यय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसको जानने के लिए अब देखिएगा समुच्चय का भी मतलब क्या होता है? समूह होता है, ठीक। यानी कि कोई एक समूह है जिसे हम कह सकते हैं क्या है? ये एक वाक्य है। तो आप जानते हैं वाक्य में मैंने आपको पढ़ाया था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है सरल वाक्य, और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य,
और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, देखिएगा, सरल वाक्य जो होता है इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में प्रयोग किया जाता है किसका? उपवाक्यों का। उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। यहाँ एक वाक्य यह है, यहाँ एक वाक्य यह है और यहाँ एक वाक्य यह है। तो इन दोनों वाक्यों, इन तीनों जो अलग अलग साधारण वाक्य हैं, इनको जोड़ने का जो कार्य किया गया यहाँ पर, यही क्या कहलाता है? आपका समुच्चय बोधक होगा। ठीक, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। मैं एक एग्जांपल बता दूं ठीक इसी तरह से। देखिएगा कि समुच्चय बोधक, देखिएगा कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो समुच्चय में भी प्रयोग किए जाते हैं और कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो संबंध में भी प्रयोग किए जाते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, मैंने लिख दिया राम और श्याम घर गए। राम और श्याम घर गए। राम और श्याम घर गए तथा मैं खेला और सो गया। सो, ये वाक्य है। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ढेर सारे उपवाक्य होंगे। यहाँ पर देखिएगा, राम और श्याम घर गए, एक वाक्य क्या हो गया। मैं खेला, ये भी वाक्य हो गया। और सो गया, सो गया भी। कौन सो गया भाई? मैं ही सो गया ना। तो यह तीन प्रकार के वाक्य होंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर जो शब्द है और यहाँ पर जो शब्द है वह दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो होता है हमेशा क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर दो संज्ञाओं को जोड़ने की बात किया है, यहाँ पर भी और है, लेकिन यह और समुच्चय बोधक अव्यय न हो करके यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। तो आप देख रहे हैं कि और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ जो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेगा वह आपका समुच्चय बोधक होगा, और जो दो संज्ञाओं या सर्वनाम को जोड़ने की बात करता है वह क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग समुच्चय बोधक के भेद क्या होते हैं। तो देखिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। एक आपका होता है समानाधिकरण अव्यय। पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। क्या होता है? व्याधिकरण। ठीक, व्याधिकरण। अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिएगा, जो समानाधिकरण है उसमें देखिएगा पहला आपका होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक। दूसरा इसमें विभाजक। क्या होता है? विभाजक। और तीसरा होता है, तीसरा आपका विरोध दर्शक। क्या होता है? विरोध दर्शक। और तीसरा नहीं, चौथा इसमें होता है आपका परिमाण दर्शक। परिमाण दर्शक। इसके चार उपभेद होते हैं और इसके भी चार उपभेद होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से उपभेद है। ठीक, पहला देखिएगा कारणवाचक। कारणवाचक
और दूसरा होता है उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक, और तीसरा होता है आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक, और चौथा और अंतिम होता है स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक। ठीक। अब देखिएगा संयोजक का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। संयोजक का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। जैसे देखिएगा मैं लिख दूं और एवं तथा, यह संयोजक हो गया, सॉरी तथा नहीं होगा इसमें। अब देखिएगा जो विभाजक होगा उसमें क्या होता है, देखिएगा विभाजक में देखिएगा अथवा, ठीक ना, कीमा, अथवा, कीमा। और देखिएगा इसमें बहुत सारे हैं, नहीं तो सॉरी या, ये क्या होंगे, विभाजक होंगे, इसमें वाह भी आता है, वाह। ठीक। विरोध दर्शक क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिएगा विरोध दर्शक में पर, परंतु, लेकिन, पर, परंतु, लेकिन, और परिमाण दर्शक में देखिएगा क्या होता है, इसलिए, अतः, इसलिए, अतः, अतएव, अतएव। ठीक। अब इस बात कारणवाचक में देख लेते हैं, क्योंकि, चूंकि, इसलिए। देखिएगा पहले में पहला क्योंकि, चूंकि, इसलिए, और जो उद्देश्यवाचक है उसमें भी आप देखिएगा उद्देश्यवाचक में कि जो, आप देखेंगे इसको, इसमें बीच बीच डाट रहता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बीच बीच में इसमें डाट होता है जिसमें और भी शब्द होते हैं, कि, जो, ताकि, और भी सारे हैं इसमें। अब देखिएगा संकेतवाचक में जो, सो, जो, सो, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि। और ऐसे भी आपको मैं बता दूं, जब आप वाक्य पढ़ते हैं तो मिश्र वाक्य में अक्सर ये चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक ना। तो मिश्र वाक्य में जब वाक्य को जोड़ते हैं तो इन सभी अवयवों का प्रयोग होता है। और देखिएगा स्वरूपवाचक में क्या है, इसमें देखिएगा अर्थात, यानी, अर्थात यानी कि। देखिएगा अब इसका थोड़ा सा प्रयोग में बता दूं, संयोजक का मतलब जोड़ना, जब दो पदों को आपस में जोड़ते हैं और इनों के द्वारा कुछ संयोजक होगा। विभाजक का मतलब अलग करने की बात, यह या वह, यह अथवा वह। विरोध दर्शक का मतलब क्या हुआ, ऐसे शब्द जो विरोध प्रदर्शित करते हैं, मैं जाना चाहता हूं लेकिन मैं जा नहीं पाया, तो लेकिन शब्द क्या हुआ, विरोध दर्शक हुआ। और किसके अंतर्गत आएगा, समुच्चय बोधक के अंतर्गत। परिमाण दर्शक इसलिए, अतः, अतएव। कारणवाचक क्या होता है, क्योंकि, चूंकि, इसलिए कारण बताया गया इसमें। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बस इतना समझना है, वाक्य देखना है और वाक्य में किसके मध्य कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि इसमें कौन सा अव्यय होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक। और अब हम बात करेंगे अव्यय के अंतिम भेद के बारे में, जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है आपका, सॉरी, विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करते हैं हम। तो देखिएगा, जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, तिरस्कार, स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक, बहुत सारे हैं, बस ऐसे देखेंगे। देखिएगा
विस्मयादि बोधक अव्यय का जो प्रयोग होता है वाक्य के पहले होता है। कहाँ होता है? वाक्य के पहले होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, वाक्य के पहले होता है। हर्ष का मतलब जब आप खुश होते हैं और कोई ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं जिससे आपकी प्रसन्नता जाहिर होती है, वाह। आप खाना खा रहे, खाना आपको अच्छा हुआ, आपको खुशी मिली, आपने बोला वाह, यानी कि वाह। कोई लड़का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आपको अच्छा लगा, आपने कहा शाबाश, शाबाश। और इसकी एक और खामी है कि इन शब्दों के बाद आपको विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग जरूर मिलेगा। शोक का मतलब क्या होता है? हाय। घृणा का मतलब क्या हुआ? छी। ठीक। और आश्चर्य का मतलब तो अरे क्या हो गया भाई, अरे क्या हो गया, यानी अरे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। और यहाँ पे तिरस्कार और घृणा एक ही शब्द है, ठीक, इसमें भी आ जाएगा छी, हट, दूर, ठीक। और स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक का मतलब जी, जी, ठीक है, अच्छा अच्छा, ये शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? स्वीकार बोधक के अंतर्गत आएंगे। बस अव्यय में बस इतना ही। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जितना ही शेयर आप इसे करेंगे उतना ही मनोबल मेरा बढ़ेगा और मैं इससे भी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। और मैं आपको एक बात और सूचना दे देता हूँ कि अब कुछ ही दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें क्वेश्चन हल कराए जाएंगे और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। एक बार बस 1 मिनट में देख लेते हैं पूरे अव्यय को। तो अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। दूसरा होता है संबंध बोधक, क्या होता है? संबंध बोधक। और जो तीसरा होता है वह होता है समुच्चय बोधक, क्या होता है? समुच्चय बोधक। और जो चौथा होता है वह होता है विस्मयादि बोधक, क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया से पहले प्रयोग होता है, क्रिया से पहले इसका प्रयोग होता है। बस इतना ही ठीक आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण वही है जो क्रिया से पहले आकर तो उसकी विशेषता प्राप्त हुआ, शब्द कोई भी हो सकता है। संबंध बोधक की अगर बात करते हैं तो यह क्या होता है कि संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम को जोड़ता है। क्या करता है? संज्ञा व सर्वनाम को जोड़ता है। अगर समुच्चय बोधक की बात करते हैं तो यह 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। और विस्मयादि की बात करें तो यह वाक्य के पहले प्रयोग होता है, वाक्य के पहले प्रयोग होता है, पहले प्रयोग होता है। बस इतनी सी बात अगर आपको कंप्लीट है तो आपका अव्यय चैप्टर कंप्लीट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।